हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हाइड्रोकार्बन का दूसरा लेक्चर, वही कंटिन्यू ही है। इसमें पहले में ही काउंट करते हैं, है ना, कंटिन्यू ही है, बट इसके आगे मैं और पढ़ाऊंगा। एनीवे, ये क्वेश्चन करते हैं, कॉपर हीटिंग ये वाला रिएक्शन क्या बनेगा। पहले वो लेक्चर पढ़ लेना हाइड्रोकार्बन का, देन यहाँ पे आना। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, दोनों को जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। बिकॉज मैं मानता हूँ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो होती है फास्ट होती है इंटरमोलिकुलर से, लेकिन यहाँ पे 3 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी जो कि हाईली अनस्टेबल होगी। इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर करेंगे। तो कैसे दिखेगा ये, ऐसा ऐसा, और ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेम इंटरमोलिकुलर कराया, दो अलग अलग बीच की, यहाँ पे एक रेडिकल है, उसके फिर क्या पे आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल, सिंपल सा, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, जोड़ दो, बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है ये, कॉपर के साथ हीटिंग उल्मन रिएक्शन। यहाँ पे बताओ ये क्या है, PHCl, और ये क्या है, Mg टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या होगा ये, ग्रिनार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा ये, PHMgCl। पढ़ा रखा है, प्लीज पहला लेक्चर देखना। इसमें बात करते हैं क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ा, रेडिकल बनाया, ये बॉन्ड तोड़ा, रेडिकल बनाया। अब तो यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, कितने मेंबर की रिंग बनेगी अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रहेंगे, जोड़ दो। 6 मेंबर रिंग तो अच्छी बात है बनना, जोड़ दो। कैसे बनेगा, ऐसा, फिर कैसा, ऐसा, राइट, 1 2 3 4, ये 5 और ये हुआ 6। मैंने इस Cl को, इस रेडिकल से जोड़ दिया, Na और 8। ठीक है ना। नाउ अच्छा, वैसे Na और 8 कौन सा रिएक्शन होगा ये बताओ। दैट देखो, ये PHCl है, PHCl, और ये क्या है, CH2Cl, RX एंड PHX। याद आया, ये कौन सा रिएक्शन होता था, एक वुड्स होता था और फेटिक, वुड्स फेटिक रिएक्शन। पहला लेक्चर देख लेना। देन PHCH2Cl Mg, और ये क्या है, ईथर, ड्राई था, याद है। तो ये PHCH2 और ये क्या है, Cl। Mg क्या करोगे, बीच में डाल दोगे, क्या दिखेगा ये, PHCH2 MgCl। ठीक है, नोट करो यहां तक के। चलो ठीक है, अब नई रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इजी है। क्या होता है, हम लोग लेते हैं एक एसिड RC डबल बॉन्ड O OH, या फिर हम लोग ये भी ले सकते हैं, पहले अभी ले ऐसे देखो, RC डबल बॉन्ड OH। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं NaOH के साथ, ठीक है, और हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, समझाता हूं। देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, यहां पे देखो, मैं मिटा दूंगा तो इस पर ध्यान देना। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस तुमने पढ़ रखा है, एक मेरा होता है ऐसा ऐसा, इसको लेट्स से मैं मानता हूं एनोड, ये मेरा क्या होगा, कैथोड, यहां लगी होगी मेरी क्या, बैटरी। ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। यहां नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। यहां तक के तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, सेटअप है। ठीक है, अब देखो RC डबल बॉन्ड OH और NaOH, तुमने इस सॉल्यूशन में ये दोनों डाला, क्या डाला, एसिड और एक बेस। अब एसिड और बेस जब डालते हैं तो तुम्हें लॉजिक लगाओ क्या होगा, यार ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा। एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, तो देने दो, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसने अपना H प्लस दिया, बेस क्या है NaOH, क्या देगा अपना
OH माइनस, ये अपना H पॉजिटिव देगा, ये अपना OH माइनस देगा, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा H2O और ये Na पॉजिटिव, राइट। तो हमेशा एसिड और बेस में क्या, एसिड बेस के रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये एसिड ये बेस क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बोला जाता है। इसकी जगह तुम K पॉजिटिव भी लिख सकते, यूज कर सकते थे, KOH भी यूज कर सकते थे, ठीक है। ये दोनों यूज करके तुम्हें ये और ये मिला, लिखो यहाँ पे। तो सॉल्यूशन पे अगर मेरे पास लेट्स से यहाँ पे सॉल्यूशन में मेरे पास है R C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव फ्री आयन है तो मूव कर सकता है, और तीसरा मेरे पास क्या है H2O, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, वैसे मैंने ये दोनों लिया था, मैंने ये तो मैंने प्रोडक्ट लिखा। अब देखते हैं क्या होगा। बेटा एनोड में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इसलिए बोलते हैं हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एनोड में मूव करते हैं एनायंस, और जो कैथोड है, कैथोड में चार्ज कितना है, नेगेटिव, तो कैथोड में कौन मूव करेगा, कैटायंस। तो कैटायंस में देखो Na पॉजिटिव को मूव मत करा देना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ लोगे, उसकी दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा नहीं तो फिर। H पॉजिटिव मेरा यहाँ पे कैटायन जो है वो यहाँ मूव करेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं एनोड पे एनायन मूव करता है, कैथोड पे कैटायन मूव करता है, ऐसे याद रखते हैं। तो कैथोड पे कौन मूव करेगा बेटा, H पॉजिटिव, ठीक है। तो Na प्लस क्यों मूव नहीं किया, वो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख लेना, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम होता है, और H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। देखो ढंग से, एनोड है, एट एनोड RC डबल बॉन्ड O माइनस, अगर ये है एनोड में, एनोड में याद रखना, एनोड में होता है बेटा, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, होपफुली आपने शायद पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर पढ़ रखे तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। ये जो है एनायन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, रेडिकल। होपफुल एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो O माइनस गया अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, O रेडिकल, है ना, रेडिकल बनाया। अब बताओ क्या होगा, अब अगर तुम्हें रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अब टूटेगा तो किस फॉर्म पे टूटेगा, रेडिकल के फॉर्म पे टूटेगा। तू अपना इलेक्ट्रॉन ले, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, तो क्या बनाएगा यहाँ से प्रोडक्ट मेरा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, एक बनेगा मेरा R रेडिकल और दूसरा बनेगा मेरा CO2। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एनोड पे मेरा क्या बन जाता है, CO2, जूम करके देख लेना, होपफुली दिख जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो एनोड की रिएक्शन होगी, एनोड पे CO2 बना और एक R रेडिकल बना। इसको फर्दर आगे देखें तो ये R रेडिकल क्या करेगा बेटा, R रेडिकल है, रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, अपने ही जैसे किसी रेडिकल से कंबाइन होके बना लेगा R। ये तो एक्सेस में ना R रेडिकल, तो कितने सारे बने होंगे, R रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, R। अब बात करते हैं एट कैथोड, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या मूव करेगा बेटा, H पॉजिटिव। ये नॉर्मली ना लोग ऐसा समझाते हैं, इसको तोड़ देते हैं H प्लस और OH माइनस, ये गलत है यार। वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत कम होता है, वो 10 टू द पावर -7 होता है। एनीवे सब तुम याद रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। H2O है, HOH, ठीक है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अगर यहाँ से देखो एनोड पे यहाँ पे RC O माइनस था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कोई ना कोई तो गेन करेगा, और गेन कौन करेगा, जो यहाँ मूव करेगा। तो एनोड पे आकर के इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो गेन कौन करेगा, कैथोड वाला। तो कैथोड वाला अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज वाला गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला गेन करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाला गेन करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा ये, एक बनेगा H रेडिकल और दूसरा क्या होगा OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा ना बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, H रेडिकल बना, H रेडिकल फर्दर क्या बनाएगा, H रेडिकल फर्दर क्या बनाएगा, H2 गैस।
तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि एनोड पे रिलीज होता है CO2 गैस और कैथोड पे रिलीज होता है H2 गैस। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे देखो, सॉल्यूशन पे मेरे पास एक चीज बच गई, ये तो एनोड में मूव किया, ये कैथोड पे मूव किया, यहाँ पे मेरे पास क्या है Na+ और यहाँ पे मेरे पास क्या है OH-। तो ये दोनों मिक्स करके क्या बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या बेटा, एक Na+ हमारे पास बच रहा है और दूसरा मेरे पास OH- बच रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे NaOH। तो सॉल्यूशन अल्टीमेटली एंड में क्या हो जाएगा, बेसिक। ये होता है मेरा कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने इतना दौड़ा दबा किया, तो मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। देखिए पता कैसे चलेगा आपको, पता कैसे चलेगा, एक मिनट। RC⸻O, हाँ यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Na+ + H2, इसका जो आंसर होना चाहिए बेटा कैसा होगा ये। आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था तो फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं पढ़ाया जा रहा था तो फिर मुझे वापस से बताना पड़ेगा। एनीवे आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि एडिट हो जाता है। एनीवे ये सब तो मैं दिया, बट स्टिल RCOH NaOH, इसका जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो कुछ ऐसा लिखा था, RC⸻O O- Na++ H2O, है ना। ये सही है, मैंने बस डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता था मैं, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा, एक मिनट मार्कर कहाँ है, वेट अ सेकेंड। इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो मैं ऐसा लिखना चाहता था, तो मैं ऐसा लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस। आंसर क्या होगा बेटा इसका, R यही होगा, सेम एज वुड्स। ठीक है, तो इसमें नोट पॉइंट में लिखना, नोट पॉइंट पहले लिखना फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड, जो फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड हुआ है एज इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट की तरह ऑब्टेन हुए। ठीक है, दूसरी बात CO2 रिलीज्ड, CO2 कहाँ रिलीज हुआ, एट एनोड, और H2 रिलीज्ड एट कैथोड, कैथोड पे H2 रिलीज हुआ। ठीक है, तीसरी बात नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक, ड्यू टू NaOH फॉर्मेशन। NaOH फॉर्मेशन की वजह से नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। और दैट्स इट, इतना काफी है। ठीक है, चलो अब से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, फटाफट नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट मार लेना। ओके, हम लोग धीरे धीरे करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड है O- K+ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा बात है बेटा, है ना। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, रेडिकल यहां पे बनेगा, रेडिकल यहां पे बनेगा, और क्या बनेगा, RR CH3 CH2 CH2 CH3, डायरेक्ट बिल्कुल वुड्स की तरह से ही आपको करना है। तो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं ले लिया ये अगर मैंने ऐसा है C⸻O Na+, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो क्या बनेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये ऐसा बना दें, कि ऐसा 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 कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे आप CO2 बाहर निकाल के एक रेडिकल यहाँ बनाओगे, CO2 बाहर निकाल के आप एक रेडिकल यहाँ बनाओगे। रेडिकल रेडिकल आप अगर ऐसे जोड़ देते हो तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, कंपाउंड बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये रेडिकल आपस में ही नहीं जुड़ेंगे, जबकि दूसरे वाले इससे जुड़ जाएंगे। दैट्स इट, ये कंपाउंड बनेगा। अगेन मैं इसके आगे बढ़ाऊं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है,
C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। अब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे आप ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे रेडिकल बनाओगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे रेडिकल बनाओगे, दोनों रेडिकल को आपस में कंबाइन कर दोगे, आपका बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा बिकॉज यहाँ पे कुछ कंपाउंड अनस्टेबल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। बिल्कुल वुड्स की तरह से ही हमें करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या बनेगा ये? ऑब्वियसली बहुत सिंपल सही है ना। क्या करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, ये बॉन्ड तोड़ना, रेडिकल बनाना, ये बॉन्ड तोड़ना, रेडिकल बनाना, दोनों रेडिकल को क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे, तुम्हारा जो कंपाउंड होगा वो बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है, डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, होता क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम। सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम बोलते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ठीक है, अब तुम नॉर्मली ना तुम रटो मत, तुम एक बार सोचो इसके बारे में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तुम्हें आंसर अपने आप मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इधर देखो, RC डबल बॉन्ड OH, ये तो एसिड है बेटा, और NaOH क्या है, बेस है। तो मैंने जो पढ़ा रखा है, ये अपना एसिड जो है H प्लस देगा, बेस जो है क्या देगा OH माइनस, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएंगे। ठीक है, पहला काम तो यही हो गया। अब यहां पे देखो ढंग से, अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O माइनस। इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोग एनोड पे ले गए, फिर ऑक्सीडेशन कराए, ऐसा करके कुछ कराए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड है अगर ऐसा टूट जाएगा R माइनस के फॉर्म पे, ठीक है, स्टेप 1 कर देता हूं मैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 में बेटा देखो, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस जो है, यहां देखो, अगर ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो R माइनस होगा, यहां पे क्या आएगा प्लस, प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे बॉन्ड, तो ये क्या बना देगा तुम्हारा स्टेप 2 के अंदर, ये बनाएगा R माइनस प्लस, ये मेरा हो जाएगा CO2, ठीक है, R माइनस प्लस CO2 बनेगा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं CO2। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन। और ये जो होता है ना बेटा, देखो एसिड और बेस रिएक्शन जो होती है बहुत फास्टेस्ट होती है, ये तुरंत ही पहुंच जाएगा। एसिड रखोगे, बेस लाओगे, पता नहीं कब तुम्हें तुरंत के तुरंत एसिड डाला, बेस डाला, सॉल्ट दे देगा, वाटर देगा सेकंड्स में। लेकिन ये जो है, ये वाला जो बॉन्ड टूटना बहुत थोड़ा मुश्किल बॉन्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी रेजोनेंस में है और ये वाला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन है, ये होगा क्या मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को क्या बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब ये मेरे पास बन गया R माइनस। अब ये जो होगा स्टेप 3, मैं लिख रहा हूँ स्टेप 3, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ
अब ये जो R माइनस है, R माइनस, ये जो H2 जो निकल रहा है ना यहाँ पे, ये H2 इस H2O के साथ रिएक्शन करेगा, H2 के साथ। देखो अभी आई एम सो सॉरी एवरीबॉडी, टेक्निकल इशू आ गया था, काफी ज्यादा आता है, बट एनीवे मैं यहाँ पे था, R माइनस और H है, तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, है ना। ये जो H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें OH में क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये H पॉजिटिव को उठाएगा यहाँ से और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, R माइनस और H पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, RH, और यही मेरा क्या कहते हैं, अल्केन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या बाहर निकला, OH माइनस, राइट। अब इस OH माइनस पे देखो ये Na फालतू बचा हुआ है ना, इसको ऐसे जोड़ दो, Na प्लस OH माइनस क्या बना लेंगे बेटा, NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा काम क्या हो गया, सबसे पहले मेरे यहाँ पे RH बना है ये, तो यहाँ पे RH, CO2 बाहर निकलेगा, RH बनेगा, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और साथ में क्या बाहर निकला है, CO2, ठीक है। अगर तुमसे फर्दर जानना चाहते हो तो ये जो NaOH है ना बेटा, ये CO2 से रिएक्शन कर लेता है NaOH। NaOH जो रिलीज हुआ है यहाँ पे लास्ट में, वो CO2 से रिएक्शन करके ये बनाता है Na2CO3, ठीक है। तो आपको बात याद रखना है कि यहाँ से CO2 बाहर निकल के क्या बनता है, अल्केन। और दूसरी बात ये रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा उतने तेजी से रिएक्शन होगी। मतलब अगर ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए नोट पॉइंट्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे तो अगर आप क्या नोट पॉइंट्स लिखोगे यहाँ पे नोट, तो उसमें पहला पॉइंट ये आएगा बेटा, पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का बनना इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अगर लेट्स से ये कंपाउंड है COOH, है ना बेटा, और यहाँ पे लगा दूँ मैं NO2, मैं यहाँ पे लगा दूँ COOH OCH3, और मैं यहाँ पे लगा दूँ COOH साइनाइड, और यहाँ पे मैं लगा दूँ कुछ भी नहीं CH3, ओके। ये मैंने ये बनाया। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका ये चार कंपाउंड है, अगर मैं इसमें आपसे सवाल पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो सिंपल सी बात है, तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, सर ये जो CO2 बाहर निकलता है तो यहाँ पे एनायन बनेगा, ये CO2 बाहर निकलता है तो यहाँ पे एनायन निकलेगा बनेगा, ये CO2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एनायन बनेगा, ये CO2 निकलेगा तो यहाँ पे एनायन बनेगा। और एनायन क्या चाहता है, कोई से इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है। तो जो NO2 है, NO2 ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑब्वियसली, ये -M -I दोनों शो करता है, राइट, विड्रॉइंग ग्रुप है। ये OCH3 ईथर, ये क्या करता है बेटा, +M, है ना, +M शो करता है, ये वैसे -I भी शो करता है, बट इफेक्ट क्या होता है, +M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये साइनाइड जो है, ठीक है, ये क्या शो करेगा बेटा, -M -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और ये जो है CH3 क्या शो करता है बेटा, +M, या फिर बोल सकते हो +I, डोनर ग्रुप है। मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये डोनेट करता है, ये विड्रॉ करता है और ये डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये और ये दोनों आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो हम लोग आंसर लिखेंगे सबसे पहले NO2 और साइनाइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करता है, चलो सिंपल समझाता हूँ। ऊपर में सारे क्या बने, एनायन, एनायन को ज्यादा स्टेबल कौन रखेगा,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो एनहांस इलेक्ट्रॉन ले जाए वो ज़्यादा स्टेबल करेंगे। तो एनहांस इलेक्ट्रॉन तो ये भी ले जा रहा है, एनहांस इलेक्ट्रॉन तो ये भी ले जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन एनायन को इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं और एनायन को इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, तो ये दोनों तो अनस्टेबल करेंगे, ये दोनों स्टेबल करेंगे। अब इसमें भी NO2 जो होता है काफी अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये हमने पढ़ रखा है। इसके आंसर विल बी A स्ट्रॉन्गेस्ट, देन C। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतनी तेजी से क्या होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। A C ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, लेकिन ये बेटा लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, ये तो बेटा अपना H माइनस लेकर के, सॉरी H प्लस रिमूव करके डोनेट कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप से कर रहा है। तो A C देन D और लीस्ट क्या होगा, B। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये करेगा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देन साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये तो बेटा लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए सबसे पीछे आ गया, उसके बाद ये आया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ये नोट करना। देन अगर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करें, प्लीज इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके, है ना, और ये पूछता है, थोड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइन क्या बनेगा बेटा, अल्कीन बनेगा। इसको बोलते हैं वन लेस कार्बन। दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से सोचो, CO2 को बाहर निकाल दो, CO2 बाहर निकलेगा तो कितना होगा बेटा, CO2 को तुम बाहर निकाल दो, ये जो CO2 है इसको भगाओ तो क्या बनेगा, 1 2 3 हो गया, 3। इस CO2 को बाहर निकाल, बन गया प्रोपेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो, कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं यार, तो क्या ही अच्छा बना लूंगा मैं, क्या ही अच्छा बना लूंगा मैं। इसके क्वेश्चन टफ नहीं बन सकते, बस बात ये है ना बेटा, तुमको एक क्वेश्चन रिएक्शन याद होने चाहिए, कि एग्जाम टाइम तक हम लोग इतने रिएक्शंस पढ़ लेते हैं ना कि याद नहीं रहते। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो गया तो कर लोगे तुम, इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा बन गया क्या, हल्की CO2 बाहर निकाल दिए, है ना। एक और अपन रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन। तो इसमें मैं लेता हूँ CH3 CH2 COOH, एक में लेता हूँ ठीक है, ठीक है, और एक मैं लेता हूँ ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होगी। तो सिंपल सी बात है, ये CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे एनायन आएगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे एनायन आएगा, और ये CO2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एनायन आएगा, राइट। तो सबसे पहली बात देखा जाए A B C, सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन क्या होता है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन तो यही होगा ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आंसर विल बी A देन B देन C। अगर आपको ये सब नहीं आता तो प्लीज यार प्रीवियस वीडियोस देख लेना, GOC पढ़ लेना, ठीक है। ये 3 डिग्री एनायन जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एनायन को अनस्टेबल करेगा। तो अगर सिंपल से बता दो, कोई बच्चा नहीं पढ़ रखा, तो यहाँ से अगर एनायन यहाँ से CH3 डोनेट कर रहा है, यहाँ से CH3 डोनेट कर रहा है, यहाँ से डोनेट कर रहा है, एनायन की जान ले लेगा। यहाँ पे 2 CH3 डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है, एक ही CH3 डोनेट कर रहा है। एक CH3 डोनेट कर रहा कम जान लेगा, 2 CH3 डोनेट कर रहे हैं ज़्यादा जान लेंगे, 3 CH3 डोनेट करेंगे मार ही डालेंगे, ठीक है। तो ये अपना डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन खत्म होता है, ठीक है। और एंड चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एवरीबडी, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट RC डबल बॉन्ड OH होता है ना बेटा इसमें, तो यहाँ है ना NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ साथ हम लोग हीटिंग भी यूज करते हैं। मैंने हीटिंग नहीं लगाया बट हीट करते हैं हम लोग, ठीक है। वो मुझसे मेरे दिमाग में था नहीं, उतर गया दिमाग से, तो ये RS बनेगा, ठीक है।
ठीक है, हीटिंग यूज करते हैं, इसका इस बात का खास ख्याल रखना। अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन, अब तुम पूछोगे सर ये क्या होता है? फोटो मतलब पता है ना, लाइट, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RH। ये मेरा क्या है? अल्केन है, ठीक है, अल्केन है, ठीक। अगर मैं इसमें रिएक्शन ले रहा हूँ X2H न्यू, इसका मतलब क्या है? X2 मतलब क्या? हैलोजन, Cl2, Br2, I2, F2। H न्यू का मतलब सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जो होता है, लेक्चर नंबर 1 जीओसी में पहले बताया था, सनलाइट जो होता है एक सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल होता है, राइट। तो अगर इसका मैं मैकेनिज्म पढ़ता हूँ, चलो ये RH अल्केन लिया और Cl2H न्यू लिया, ठीक है, या फिर Br2H न्यू या फिर I2H न्यू या फिर F2H न्यू, जो भी है। इसका जो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम लोग, मैकेनिज्म, तो इसको बहुत फेमस मैकेनिज्म है, बहुत पूछता है, बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा आता है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन इनिशिएशन के बारे में। सुना ही होगा, ये लिख दिया मतलब समझ में आएगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। RH X2H में सबसे पहली बात बेटा चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब इस पे ध्यान दो, X2H न्यू, इसका मतलब क्या है? मैंने X2 लिया, इसके साथ अगर मैं H न्यू सनलाइट यूज करूंगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? X सनलाइट जो होता है वो सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल होता है, तो सिंपल सा ये मेरा बन जाएगा X रेडिकल, 2X रेडिकल, ठीक है, रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है, रेडिकल बना। अब देखो अब क्या होता है, चेन प्रोपगेशन, मतलब देखो सबसे पहले इस पे ध्यान मत दो, मेरे पास क्या बना? रेडिकल बना। अब लेट्स से RH है, ये क्या है मेरा? अल्केन। ये तो मेरे को क्या दे रहा है? नेट रेडिकल दे रहे हैं। इसके सामने क्या है मेरे पास? X रेडिकल, ये आया। इसके सामने क्या है? रेडिकल आया। ये क्या देगा बेटा मेरे को? मिला करके, ये तो सिंपल से मिला करके क्या दे रहा है मेरे को? रेडिकल ही दे रहा है। तो रेडिकल इसके पास आया, क्या बनेगा? क्या होगा बताओ? रेडिकल के साथ हमेशा कौन रिएक्शन करता है? रेडिकल के साथ रेडिकल है, अगर ये रेडिकल को रिएक्शन करना है तो सामने वाला भी तो रेडिकल ही होना चाहिए, रेडिकल के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान देना, तो रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये बच रहा होगा, या तो RH प्लस H रेडिकल ये बन जाए, या तो बेटा ये सुनो ना, ये रेडिकल है तो ये भी, ये दोनों भी किसमें फॉर्म पे ब्रेक होंगे? रेडिकल के फॉर्म पे ब्रेक होंगे ना, रेडिकल के फॉर्म पे ब्रेक होंगे। तो या तो H रेडिकल, सॉरी R रेडिकल इससे जुड़ जाए, H रेडिकल आ जाए, और दूसरा क्या? RH प्लस क्या हो जाए? उल्टा लिख दे क्या? अच्छा RH, कुछ मैंने उल्टा किया क्या? अच्छा सॉरी, RH प्लस H रेडिकल किया, और या तो फिर मैं कर दूं R रेडिकल प्लस HX, सॉरी। तो सबसे पहले मैंने इसको जोड़ दिया H और X, और ये क्या बन गया मेरा? R रेडिकल, या तो R और X को जोड़ दूं और बचा दूं मैं H रेडिकल। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2, दोनों में से एक होगा, बताओ कौन सा होगा? अपने तुम्हारे चेहरे तो देख नहीं सकता। सबसे पहली बात, यहाँ से मुझे रेडिकल मिला, ये रेडिकल रिएक्शन करता है RH से, अब रेडिकल के साथ तो हमेशा रेडिकल ही रिएक्शन करेगा, तो ये भी रेडिकल फॉर्म पे ब्रेक होगा। तो या तो ये RH और X रेडिकल बन सकता है, या तो ये HX और R रेडिकल बन सकता है, दोनों में से एक होगा, बताओ कौन सा होगा? तो बेसिकली होता क्या है बेटा, एक बात है, रेडिकल जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक जो होता है ना वो स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देता है, अनस्टेबल होता है। कंपाउंड हमेशा डायमैग्नेटिक होना चाहता है, पेयर्ड होना चाहता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहता, फ्री इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता। तो अब देखो R रेडिकल और H रेडिकल में, R रेडिकल और H रेडिकल में जो ये H रेडिकल है, ये H रेडिकल, ये बेटा अनस्टेबल तो दोनों है, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही अनस्टेबल है, ज़्यादा ही अनस्टेबल है। इसका मतलब है कि तुम्हारे सर पे आके कोई बैठ गया, ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम्हारे सर पे आके कोई बैठेगा तो तुम हैंडल कर लोगे, और तुम अगर कमज़ोर हो, ऊपर से तुम्हारे सर पे आके कोई बैठ गया तो
तुम दब जाओगे, तुम तकलीफ में मर जाओगे। तो सिंपल सी ये बात है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कार्बन सह पाएगा या हाइड्रोजन सह पाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, कार्बन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को सह लेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, संभाल पाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, एक तो हाइड्रोजन कमज़ोर व्यक्ति है, ऊपर से तुमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये भी अनस्टेबल है लेकिन ये ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल की तरफ ये कंपाउंड नहीं जाएगा, एच रेडिकल नहीं देगा, मुझे ये कंपाउंड देगा आर रेडिकल प्लस एच एक्स। सिंपल सा है, ये देख के तुम्हारे दिमाग में ये चमकना चाहिए, ये देख के तुम्हारा ये चमकना चाहिए, याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात क्या है बेटा, आर रेडिकल, मैंने बोला था एच रेडिकल भी अनस्टेबल है, आर रेडिकल भी अनस्टेबल है, लेकिन आर रेडिकल थोड़ा मतलब एच रेडिकल थोड़ा ज़्यादा ही अनस्टेबल है। अब ये जो एच एक्स है, अब आर रेडिकल, अब इस आर रेडिकल का मैं क्या करूँ? आर रेडिकल है, कुछ तो करेगा, तो आर रेडिकल क्या करता है बेटा, Cl2 मेरे पास क्या है एक्सेस में, ठीक है। अब ये जो है Cl2 X2 के साथ, सॉरी मैं Cl2 ही बोल देता हूँ। पहली बात ये है बेटा, एक बात याद रखो, अगर Cl2 है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक बोतल लो, एक कंटेनर लो, कंटेनर में मैंने क्या डाला, Cl2 डाला, ठीक है। कंटेनर में क्या डाला, एक कंटेनर उसमें मैंने Cl2 डाला, कंटेनर का ढक्कन खोलूंगा, सनलाइट लूंगा, कंटेनर बंद कर दूंगा, काम मेरा हो गया। मुझे पूरा ही कंटेनर को खोल के पूरे X2 को ही रेडिकल में कन्वर्ट नहीं करना, मुझे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, इतना सनलाइट काफ़ी है, बंद कर देता हूँ। Cl2 लिया मैंने, सनलाइट एक्सपोजर बंद कर दिया, काम मेरा खत्म। मैंने कुछ ही Cl2 को क्या मैंने कुछ ही X2 को मैंने क्या किया, रेडिकल में कन्वर्ट किया। अब देखो आर रेडिकल है, आर रेडिकल X2 के पास जाएगा, बोलेगा भाई कुछ मतलब बेटा मैंने कुछ ही Cl2 को कन्वर्ट किया था रेडिकल में, कुछ ही X2 को कन्वर्ट किया था रेडिकल में, बाकी X2 तो X2 है ही ना, तो बाकी X2 को पकड़ेगा, बोलेगा भाई जुड़ो मेरे साथ, और ये क्या बना देगा, आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल, दैट्स इट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको समराइज करूं तो सिंपल सी बात ये है बेटा, तुमने Cl2 या फिर Br2 या तो I2 या तो F2, मुझे पता नहीं, मेरे को आदत होगी Cl2 बोलने की, अगर तुम्हारे पास Cl2 है, Br2 है, I2 है, X2 है, तो तुम क्या करोगे, उस कंटेनर में अगर Cl2 डाला है, कुछ भी डाला है, तो तुम्हें थोड़ा सा सनलाइट देना है, अच्छा क्लोज करना है, तो कुछ Cl2 को क्या सनलाइट क्या करेगा, रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, कुछ Cl2 अपने पास ऐसा ही रहेंगे। तो बेसिकली वो जो है रेडिकल आर एच अल्केन से जाके रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आर रेडिकल। अब ये जो आर रेडिकल है वो बाकी X2 को, बाकी Cl2 को किस में कन्वर्ट देगा, या बाकी X2 Br2 Cl2 F2 उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, X रेडिकल को। तो मतलब तुमने ये जो X2 का जो बॉन्ड तोड़ा है, रेडिकल बनाया है, एक तो सनलाइट से तोड़ा है और दूसरा किसने तोड़ा, आर रेडिकल ने तोड़ा, ठीक है। अब आर रेडिकल X2 को तोड़ के क्या बना है, X रेडिकल। अब ये X रेडिकल फर्दर किसी अल्केन से जाकर के वापस से क्या बनाएगा, आर रेडिकल। समझ में आया, पहले जो सनलाइट ने एक्स रेडिकल बनाया था उससे अल्केन ने रिएक्शन करके क्या बनाया, आर रेडिकल। आर रेडिकल ने रिएक्शन करके क्या बनाया, एक्स रेडिकल। समझ में आया, एक्स रेडिकल वापस से क्या बना रहा है, आर रेडिकल। तो मैं बोल दूँ एक्स रेडिकल ने क्या बनाया, आर रेडिकल, आर रेडिकल ने क्या बनाया, एक्स रेडिकल, एक्स रेडिकल ने क्या बनाया, आर रेडिकल, आर रेडिकल ने क्या बनाया, एक्स रेडिकल। मतलब ये दोनों प्रोसेस जो है लूप में चलेगा, यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से यहाँ बना, यहाँ से यहाँ बना। अब ये भी एक्सेस में है, ये भी एक्सेस में, ऐसा 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 ऐसा, एक्स रेडिकल से आर रेडिकल, आर रेडिकल से एक्स रेडिकल, एक्स रेडिकल से आर रेडिकल, आर रेडिकल से एक्स रेडिकल। जब ऐसा 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 होते जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा ना बेटा मेरा, जो कंपाउंड बनेगा वो अल्टीमेटली तुम ढंग से देखो, आर रेडिकल क्या बनाते जा रहा है, आर एक्स बनाते जा रहा है। तो सिंपल सा है, एक मेरा बनेगा आर एक्स और एक मेरा बनेगा ढंग से देखना, ये वाला एच एक्स, आर एक्स बनेगा और एक मेरा क्या बनेगा, एच एक्स। कुछ लोग इसको ट्रिक में ऐसा बोलते हैं, आर एच का ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक्स एक्स जोड़ दो, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, बट ठीक है नहीं, तो वापस से जो भी बना 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 बना, ये जो है मेरा प्रोडक्ट आ गया, यही होता है प्रोडक्ट। लेकिन अंत में चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, इसका मतलब क्या होगा, चेन टर्मिनेशन का, चेन टर्मिनेशन का मतलब होगा बेटा, अंत में मान के चलो अगर कंटेनर में तुमने लिया है Cl2 पूरा खत्म हो जा रहा है, अल्केन भी तुम्हारा खत्म हो जा रहा है, तो लास्ट में कुछ बच जाते होंगे रिएक्शन के दौरान, पूरा ये Cl2H या Br2H या I2H वो कंज्यूम हो गया,
अल्केन भी कंज्यूम हो गया, लेकिन लेट्स से कुछ कुछ बच गए, तो कुछ कुछ बच गया ना तो वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। ये माइनर है, चेन टर्मिनेशन का मतलब कुछ कुछ बच के, मान के चलो आर रेडिकल कुछ बचा होगा, कोई मिल नहीं रहा होगा, तो खुद ही जुड़ के क्या बना लिया, आर आर। या फिर बेटा मान के चलो एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल कोई बचा नहीं होगा, तो आपस में जुड़ के क्या बना लिए, x2। और हो सकता है बेटा कोई आर रेडिकल और एक्स रेडिकल कोई मिला नहीं, तो ये लोग लास्ट में क्या बना लेंगे, आर एक्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास 3 स्टेप है। अब बाद में मैंने चेन क्यों यूज़ किया, चेन क्योंकि बेटा ये देखो, एक्स रेडिकल से आर रेडिकल, आर रेडिकल से एक्स रेडिकल, एक्स रेडिकल से आर रेडिकल, आर रेडिकल से एक्स रेडिकल, ये चेन तो बना, लेकिन चेन की शुरुआत कैसे हुई, रेडिकल बना के। दूसरी चेन को आगे किस शुरुआत तो इसने की, चेन को आगे किसने बनाया, भेजा, आर रेडिकल ने। और लास्ट में जो है चेन जो है चलते गए चलते गए चलते गए, तो लास्ट में अगर कुछ बच गया तो आर रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। ये बहुत माइनर है, मतलब बहुत माइनर, मतलब 1% से भी कम, 0.01% कुछ बचे आर रेडिकल तो आपस में जुड़ जाएंगे, एक्स रेडिकल x2 बना लेंगे, आर रेडिकल एक्स रेडिकल वो आर एक्स बना लेंगे। ये हुआ मेरा मैकेनिज्म खत्म, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। यस, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, ओके फाइन, दिख तो रहा है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैंने, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का बताऊंगा, मैं एक साथ ही बता दूंगा। ये मेरी गलती है कि मैंने अभी तक ये नहीं बताया सीरीज में सब्स्टिट्यूशन वगैरह। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा सिंपल सा, जानते हो तुम, फुटबॉल खेले हो है ना, तो क्या होता है, अगर एक प्लेयर थक गया या इंजर हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, उसको बाहर बुलाते हैं और एक दूसरे प्लेयर को अंदर भेजते हैं। खो खो का एग्जाम्पल लो, एक प्लेयर बाहर जाता है, दूसरा प्लेयर अंदर आता है। सब्स्टिट्यूट करना, तुम बाहर आओ। वॉलीबॉल में भी ऐसी होता है, एक बाहर जाता है एक अंदर आता है, गेम्स में काफ़ी। तो इसका मतलब क्या है, एक बाहर जाएगा और एक उसकी जगह अंदर आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो तुम्हारा रिएक्शन था वो क्या था, RH था, ठीक है। अगर इसमें तुमने X2H में यूज किया, क्या बनाया, RH RX प्लस HX। तो सिंपल से देखो, ये इस H की जगह क्या आ गया, X। सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन हुआ सब्स्टिट्यूशन। क्या ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल बना था, यस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको ये बोलते हैं एग्जांपल। दूसरी बात ये है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल का बनना है वही क्या होगा मेरा, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्पीड कौन बताएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो सबसे टफ प्रोसेस होता है, कौन सा, फ्री रेडिकल का बनना। ये सबसे टफ प्रोसेस है बिकॉज ये अनस्टेबल होता है, जल्दी नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि तू फ्री रेडिकल ला लिए थे तो ऑब्वियसली इसको फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल ही रिएक्शन करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या तो तुम बोल सकते हो इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो बन रहा है क्या, फ्री रेडिकल। तो अगर मैं सिंपल सा पूछूं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर मैं पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर मैं लूं F2Cl2 Br2 I2, ठीक है, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर शायद हमने किया भी होगा, मेरे को पता नहीं, किया तो होगा, GOC में किया होगा। ये बनेगा कि F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, और ये बनेगा I रेडिकल, ये होगा। सनलाइट दोगे तो रेडिकल बनेगा। अब बताओ स्टेबल कौन सा आता है। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं। तुम अगर बहुत ताकतवर हो और तुम्हारे ऊपर कोई आके बैठ गया, ताकतवर हो तो तुम संभाल लोगे और कमजोर हो तो तुम नहीं संभाल पाओगे। तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है,
टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, हम लोग देखते हैं साइज, क्योंकि साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो एफ रेडिकल इतना बड़ा है, सी एल रेडिकल इससे इतना बड़ा है, बी आर रेडिकल इतना बड़ा है, आई रेडिकल सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे ताकतवर कौन सा है? आई रेडिकल। क्यों? आयोडीन, क्योंकि साइज ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी भी किसकी होगी? आई रेडिकल की होगी। अगर आई रेडिकल स्टेबल है, स्टेबिलिटी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बनाऊं तो क्या यही होगा? अगर आई रेडिकल का साइज ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रख सकता है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल यही है, तो जो स्टेबल रेडिकल है वो फास्ट रिएक्शन करेगा या अपोजिट करेगा? ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी जस्ट इसके अपोजिट होगी। अपोजिट होगी मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, जो स्टेबल है, आई रेडिकल स्टेबल है तो उतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा। एफ रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब तुरंत रिएक्शन करना है इसको, तो सबसे रिएक्शन स्पीड किसकी होगी? ऐसा। ये तो रेडी स्टेबल है ना, आई रेडिकल बना दो, स्टेबल है, मैं रिएक्शन क्या करूँ। लेकिन F2 जो है हाईली अनस्टेबल है, ये तुरंत ही रिएक्शन करना चाहेगा, तुरंत ही अपने आप को रेडिकल से कन्वर्ट करना चाहेगा F2 में। ये क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक, इतना अनस्टेबल होता है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। Cl2 और Br2 में रिएक्शन कौन जल्दी करेगा? Cl2 करेगा, Br2 इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, Cl2 एंड Br2 हम लोग बोलते हैं बेटा, इसमें खास याद रखना, इसके बारे में बात करते हैं। Cl2 Br2, ठीक। Cl2 जो है अनस्टेबल है तो जल्दी रिएक्शन करेगा, जल्दी रिएक्शन करता तो छाटेगा। सिंपल सी बात है। अगर देखो ये अनस्टेबल है मतलब कोई चाहिए, अनस्टेबल तो छाटने का मौका मिलेगा क्या? नहीं। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? लेस सेलेक्टिव, हाई रिएक्टिव। जो कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत कोई चाहिए, है ना, तलब मच रही है इसको, हाई रिएक्टिव है, तो लेस सेलेक्टिव। मतलब क्या है? अगर तुम्हें बहुत ही क्या बोलते हैं कि जब बहुत तेज, अगर कोई सिगरेट फूकता है तो उसे पता है, अगर कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा सिगरेट फूकने की तलब मच रही है और सिगरेट आसपास नहीं है, तो बंदा क्या करेगा? बीड़ी फूक लेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो फूकेगा ही। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, उसको चाहिए, अनस्टेबल है, सह नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? सिगरेट नहीं मिल रहा तो बीड़ी फूक लेगा। सेलेक्ट करेगा क्या? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं। लेकिन Br2 जो है वो क्या है? लेस रिएक्टिव। Br2 भी सिगरेट फूकता है, लेकिन उसको कोई ऐसा है कि कभी कभी वाला है, तो कभी कभी वाला है मतलब उसको तलब नहीं मचती, लेस रिएक्टिव, स्टेबल है वो, तो क्या करेगा? हाई सेलेक्टिव। इसका मतलब क्या है भाई? तुम अच्छी सिगरेट दो, 100 रुपए वाली, 150 वाली, 200 रुपए वाली, 500 या 5000 वाली, तब मैं सोचूंगा। ऐसा सोच सकते हो। जो लेस रिएक्टिव होता है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा, जिसको तलब नहीं मची, रिएक्ट में आराम से, मैं स्टेबल हूँ, तो जब कुछ अच्छा आएगा तो मैं रिएक्ट करूँगा। लेकिन Cl2 का क्या है? नहीं, मैं तो भाई मुझे कोई भी चीज़, कोई भी चलेगी, कुछ भी चलेगा, तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये लेस सेलेक्टिव होगा। ये यहाँ तक कि आप इसको देख लेना। मैंने यहाँ पे क्या अपना स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, आई रेडिकल सबसे स्टेबल है तो I2 सबसे लीस्ट रिएक्शन करेगा, एफ रेडिकल अनस्टेबल है, उसको तुरंत कोई ना कोई चाहिए। तो ये मेरा नोट पॉइंट्स है, आप देख लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इनके बारे में आपको नहीं बताया है, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ओके, ये आपका रिएक्शन हो गया। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए, Br2H Cl2H, ठीक है। तो याद रखना रिएक्टिविटी रेशियो, आप तुम पूछ रहे होगे ना सर ये सिलेक्टिव रिएक्टिव आपने क्यों पढ़ा है ना क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव, लेस सेलेक्टिव वगैरह वगैरह। रिएक्टिविटी रेशियो बेटा याद रखना, जब क्लोरीनेशन होता है, Cl2H में यूज होता है, उसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। जब क्लोरीनेशन होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
अगर क्लोरीनेशन हो रहा है मतलब Cl2H2 यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो अगर लेट्स से कोई अल्केन है, उस अल्केन के पास, फिर से बोल रहा हूँ, क्लोरीनेशन मतलब Cl2H2, अगर कोई अल्केन है उसके पास 1 डिग्री कार्बन भी है, उसके पास 2 डिग्री कार्बन भी है, उसके पास 3 डिग्री कार्बन भी है, तो उसमें 1 डिग्री में जो रिएक्शन होता है वो होता है 1, 2 डिग्री में हो रहा है वो होता है जस्ट उसके 3.8 टाइम्स ज़्यादा होता है, और 3 डिग्री में जो हो रहा है वो होता है 4.5 टाइम ज़्यादा। कोई बात नहीं, समझा दूंगा, सिंपल सी बात है। लेट्स से कोई अल्केन है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों कार्बन है, ठीक है। तो बेसिकली Cl2 जो होता है अगर 1 डिग्री वाले के साथ 1 टाइम रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री वाले के साथ जस्ट उससे 3 गुना ज़्यादा करता है, और 3 डिग्री वाले के साथ वो जस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा करता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम ब्रोमिनेशन करोगे, डोंट वरी, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑकवर्ड लग रहा होगा तो डोंट वरी, 1:80:, सॉरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें जो रिएक्शन हो रहा है वो होता है 1:80:1600, 1600। ब्रोमिनेशन के वक्त अगर 1 डिग्री पे 1 टाइम्स हो रहा है तो 2 डिग्री में जस्ट उसके 80 टाइम्स ज़्यादा होता है, और 3 डिग्री में जस्ट 1600 गुना ज़्यादा। इसलिए मैंने बोला जब प्रोडक्ट बनेगा तो 1 डिग्री प्रोडक्ट भी बनेगा, 2 डिग्री प्रोडक्ट भी बनता है, 3 डिग्री प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, 3 डिग्री प्रोडक्ट बनता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल से देखो बेटा, 3 डिग्री प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा ब्रोमिनेशन में। वाई? बिकॉज इट इज हाई क्या बेटा, सेलेक्टिव। भाई रिएक्शन करूंगा तो मैं अच्छी जगह रिएक्शन करूंगा, सिगरेट फूकूंगा तो हजारों की फूकूंगा, ऐसा वाला। इसको बिल्कुल भी ध्यान ना दे, ये तो बस एग्जांपल है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 1 डिग्री वाला है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये मेरे पास क्या है, 3 डिग्री वाला है, ठीक है। तो Br कहाँ जुड़ेगा, Br जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा 3 डिग्री वाले के पास, और ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा Br। यही क्या है, मेजर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा बनता है उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, ये ज़्यादा बन रहा है, ये होगा Br। माइनर का तो अपन बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ये 1600 गुना ज़्यादा बनेगा इससे, तो ये होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन Cl2 के साथ देखना पड़ेगा, Cl2 के साथ ऐसा है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करना मतलब सर, अरे बिल्कुल ईजी है। देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन है बेटा, तो 1 डिग्री सर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, है ही नहीं सर, 0। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है एक ही है। ये कर सकते हो तुम, 3 3 6 3 9, 2 डिग्री तो है नहीं, 3 डिग्री एक ही है। अब इसको तुम क्या करना, इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो क्या है, 1 3.8 4.5, कितना आएगा ये, 9 0, दिस विल बी 4.5। इसका मतलब सिंपल सा है बेटा कि तुमने क्या किया, 1 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया, रेशियो से मल्टीप्लाई किया भाई, तो मतलब सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन, इस कंपाउंड में Cl2H तुम क्लोरीनेशन करा रहे हो, तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहा है वो 9 टाइम्स कर रहा है, और ये 3 डिग्री वाला क्या कर रहा है, 4.5। मतलब ऐसा बोलते नहीं बट स्टिल 1 डिग्री हाइड्रोजन वाला ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री हाइड्रोजन का। रेशियो निकालने के लिए बेटा दोनों को ऐड कर दोगे, क्या आएगा, 9 + 4 क्या है, 13.5। उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो दोनों में तुम डिवाइड ही कर रहे हो रेशियो निकालने के लिए। तो ज़्यादा कौन सी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, वो क्या बनेगा बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये जो होगा Cl, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये जो होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसका खास ख्याल रखना। तो 1 यहाँ पे जो था मेजर क्या है, 3 डिग्री वाला, लेकिन यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, Br2H2 Cl2H2, अल्केन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिग्री वाला, और यहाँ पे जो मेजर बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री वाला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है इस रेशियो को। इसकी जरूरत नहीं है, Br में तुम्हें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेजर बनाने के लिए तो 3 डिग्री का यूज करोगे, लेकिन Cl2 में आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए आप इस रेशियो को ध्यान रखिए, 1:3.8:4.5। ये जो 13.5 कैसे लाया मैंने,
इन दोनों को ऐड किया, 9 प्लस 4.5 दैट इज 13.5। मैंने ऐसे लिखा ना तो शायद आपको दिखेगा नहीं 13.5 आप कहाँ से लाए पड़ गया, ठीक है, रेशियो बनाने के लिए मैंने किया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही से रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये पढ़िए, फिर अपन आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज़ कोई भी डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।